हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल XP टेक स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की मैथ का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है पार्ट 1 करके, तो आप लोगों ने यदि पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वाला वीडियो देख लीजिए। तभी उसमें मैंने सब कुछ बताया कि क्या क्या इस प्रश्नावली में लगना है, क्या क्या यूज होना है। तो प्लीज यदि आपने पार्ट पहला नहीं देखा तो पहले पार्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 में आइए, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देख लेंगे तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बताई है, इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें सब चीज बताया कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं, कैसे एचसीएफ एलसीएम का सूत्र होता है, तो अपने आप आपको सवाल समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 की ओर। क्या लिखा है पहला कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अपन हल करते हैं। पहला दिया है 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हल डाल के लिखिएगा, हल 140 के अभाज्य गुणनखंड हम भाग विधि से निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले जाएगा 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 इत्तिया 6 और 2 पांचे 10। ठीक, फिर कितने से जाएगा यहाँ से 5 से जाएगा, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ये तो इसमें क्या करते हैं कि जब तक हमें एक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम संख्याओं का भाग देते रहते हैं। यदि हमें एक प्राप्त हो जाए और वहां पर यदि हमें एक प्राप्त हो जाएगा तो हम वहां पर स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो हमारे निकले हैं ये क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ये हो गए। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, या 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणित 5 और गुणित 7। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। ठीक, इसी प्रकार हम करेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में कितना दिया है? प्रश्न दूसरे में दिया है 156। कितना दिया है? 156। तो हल लिखकर क्या करेंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो कैसे आएगा? सबसे पहले यहाँ 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। अभी भी यहाँ कितने से जाएगा? 2 से जाएगा, तो 2 इत्तिया 6 और 1 बचा तो 18 हो गया, 2 नाम 18। अब यहाँ कितने से जाएगा? यहाँ 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। फिर यहाँ 1 बचा तो कितना? 13, 13 एकम 13। हमें यहाँ 1 प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे? स्टॉप, रुक जाएंगे। ठीक, तब फिर क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड बराबर करके लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक, इसके आगे अपन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ 2 बार, यहाँ 2 है वो 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 लिख देंगे, गुणित 3 और गुणित 13। ये होगा 156 के अभाज्य गुणनफल। ठीक, अब इसी प्रकार हम करेंगे प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा और प्रश्न 5वां। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसके 156 के इसको गुणा के रूप में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनफल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के प्रश्न तीसरे की ओर। मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक, प्रश्न तीसरा क्या दिया है इसमें? प्रश्न तीसरा दिया है 3825। 3825। तो हल लिख के सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह जिस प्रकार हमने इससे पहले 2 सवाल किए हैं, वैसे इसको भी करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से।
25। अब यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले भाग किससे जाता है, और एक बात और ध्यान रखिए कि इसमें जो भाग जाएगा वो हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें भाग किनका देना है, अभाज्य संख्याओं का ही देना है। ठीक, क्या होती है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें इकाइयों के कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ कितने से, सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य विषम अभाज्य संख्या से चेक करते हैं कि किससे जाएगा। सबसे पहले 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से चला जाएगा। तो सबसे पहले किससे देंगे अपन, 3 से देंगे। तो देखिए 3 एकम 3 चला गया, 8 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, बचा कितना 2, कितना हो गया 22 हो गया। तो 3 7 21 होता है, 1 हो तो 15 हो गया, तो कितना हो गया 3 5 6 15 हो गया। ठीक, अभी भी 3 का जा रहा है कि नहीं देखते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक, अब कितने से जाएगा, अब जाएगा हमारे पास कितने से, 5 से जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा कितना होगा 25, तो कितना होगा 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और लास्ट 17 बचा। तो 17 किससे जाएगा, 17 एकम 17। यहाँ एक प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, रुक जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, अतः 38 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो बराबर करके, इससे आगे बराबर करके लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 17। इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख सकते हैं कि 3 कितने बार है, 2 बार है, तो हम इसकी 3 की घात 2 लिख सकते हैं गुणा लगा के। 5 कितने 2 बार है, तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं और गुणित 17 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना प्रश्न तीसरा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की ओर। चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है हमें 5005 ये दिया है। चलिए इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। तो 5005 को सबसे पहले यहाँ इकाई में क्या है, विषम संख्या है, तो पहले विषम अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाएगा। ठीक, तो क्या देखेंगे, पहले अपन 3 से देखते हैं जाता है कि, तो 3 एकम 3 बचा 2, तो हो गया 20, 3 छंग 18, 2 हो गया, 3 छंग 18 नहीं जाएगा, 5 ऐसे जाएगा। तो 5 से करके देख लीजिए, 5 एकम 5, शून्य लगा दिए, 5 एकम 5। अब हम यहाँ देखें कितने से जाएगा, 7 से लेके देखें 7, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, तो कितना हो गया 30, 7 चौके 28, तो हाँ 7 से चला जाएगा। ठीक, तो 7 एकम 7 बचा कितना 3, तो कितना हो गया 30 हो गया, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। अब 2 बचे तो 21 हो गया, तो 7 3 21 हो गया। ठीक, अब कितने से जाएगा, अब हम देखते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7 से चला गया, बचा कितना अपने पास 7 3 10 और 4 73 हो जाएगा, नहीं जाएगा 7 से। 9 से देख लीजिए, 9 से जाएगा कि नहीं, 9 एकम, यहाँ कितने से जाएगा, 143 से ही जाएगा क्या, तो पहले 5 का दिए फिर 7 का दिए, अब यहाँ कितने से जाएगा, तो मेरे ख्याल से 11 से। 11 का भाग यदि देंगे तो कितना आएगा, 11 एकम 11 बचा 3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाए तो 33, 11 3 33 और एक बार फिर चला जाएगा 13 एकम 13, यहाँ एक प्राप्त हो गया। ठीक, अब क्या लिखेंगे, अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे गुणनखंड, तो 5 गुणित 7 गुणा 13 गुणा 11 और गुणा 13, ये हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बस अपन को अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करना और अपने आंसर आते जाएंगे। ठीक, तो ये होगा प्रश्न तीसरा चौथा। अब बढ़ते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक,
आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब हम चलते हैं प्रश्न 5वीं की ओर। प्रश्न 5वां क्या दिया है? 7429। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न 5वें की ओर। प्रश्न 5वां क्या दिया है? 7429। तो इसमें जैसे मैंने 4 सवाल किए वैसे इसको भी करना है। तो 7429 इसमें सबसे पहले भाग जाएगा हमारे कितने का? 17 का। तो 17 चौके 68 हो जाएगा। ठीक है, 74 में से 68 जाएगा, बचेगा 6। तो कितना हो जाएगा? 62। 62 में यदि 17 का भाग देंगे तो 70 51। अब 62 में यदि 51 घटा दे तो अपने पास बचेगा 11 और यहाँ कितना है? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 119। 70 छेंगे तो 70 सत्ते 119 हो गया। ठीक, अब यहाँ कितने से जाएगा? तो यहाँ 19 से ही जाएगा। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो गया। ठीक है, 38 2 40 3 3 43, तो कितना हो गया? 57। 19 से 19 19 तो 19 कितना होगा? 57 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितने से जाएगा? 23 से जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 23 से कम 23। ठीक, तब लिखेंगे अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड 17 गुणित 19 गुणित 13। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, अपन को सिर्फ इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उनको गुणनफल के रूप में लिख देना है। ठीक, इसी के साथ अपना प्रश्न पहला होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है। ठीक, तो चलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो भी देखते हैं। ठीक, क्या लिखा? पहले 26 और 91। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हल। सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। यदि हम HCF निकालेंगे तो हमें LCM पता चल जाएगा। और कैसे पता चलेगा? चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले यदि HCF निकालना है तो हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे HCF निकालते। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए 26। अलग अलग क्या निकालते हैं? इसके गुणनखंड निकालते हैं, 26 और 91। ठीक, ये लिखे। इसमें सबसे पहले 2 का जा रहा है तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 13 में 3 एकम 3। बस रुक जाइए। अब यहाँ देखिए 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21 और 13 एकम 13। तो HCF हल बराबर करके हल बराबर देखिए HCF क्या होता है? यदि हम दो संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं और जो संख्या दोनों में कॉमन हो, क्या? जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो इसका क्या होता है? वही उसका HCF होता है। ठीक, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, इसका HCF नहीं होगा। 13 13 दोनों में है, इसका मतलब इसका HCF कितना आएगा? 13 आएगा। तो HCF बराबर कितना? 13 आ जाएगा। HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जिसमें से हमने HCF ज्ञात कर लिया। ठीक, लिखोगे तब LCM बराबर, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF और LCM के बराबर होता है। यदि इसमें से हमें किन्हीं 3 के मान दिए हों, 2 के मान दिए तो हम 1 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ हमें इस वाले सवाल में हमें HCF भी पता है और दो संख्याएं भी पता है, तो हम LCM आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमें यहाँ से LCM निकालना हो तो HCF कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? LCM के बराबर हो जाएगा। ठीक, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था। ठीक है, LCM के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं? LCM बराबर संख्याओं का
गुणनफल, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या आ जाएगा HCF, ये आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें दो संख्याएं भी पता है और HCF भी पता है। मैंने क्या बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF की क्या होता है, बराबर होता है। हमें यहाँ दो के मान पता है, हमें दो संख्याएं भी पता है और उनका HCF भी पता है, तो हम LCM आसानी से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इंटू की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। तो देखिए यहाँ से LCM से HCF कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो ये वाले सूत्र से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो LCM कैसे निकालेंगे, अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है हमारे पास 26 और 91, यही है, ठीक, और बटे में क्या रख देंगे HCF, HCF हम कितना निकाले हैं 13, तो यहाँ कितना लिख दिए 13 लिख दिए, 13 लिख दिए, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। क्या, अब देखिए 13 से यदि इसको काटेंगे तो 13 दूनी कितना होता है 26। अब 2 का गुणा यदि 91 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। तो इसका जो LCM है वो कितना निकलेगा 182 निकलेगा। तो हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो रहा है। निम्न संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमने HCF भी ज्ञात कर लिया और LCM भी ज्ञात कर लिया। अब क्या लिखा है इसके आगे की, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, ठीक। तो दो संख्याओं का गुणनफल जांच लिखना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जांच कैसे पता चलेगा यदि ये सही है कि गलत है, अपन को जांच करना है कि क्या HCF 13 ही और LCM 182 ही है। यदि इसको चेक करना हो, इसमें लिखा भी है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCM गुणित LCM, इसकी जांच कीजिए। तो ठीक है, क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे और LCM और HCF का गुणनफल निकालेंगे। यदि ये दोनों एक दूसरे के क्या आए, बराबर आए, तो इसका मतलब ये सवाल अपना क्या है, सही है, ठीक। कैसे, अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमें क्या क्या दी है 26 गुणित 91, यही दी, ठीक, बराबर करके उनके LCM और HCF का गुणनफल, LCM कितना है, LCM कितना निकला हमारे पास 182 और गुणित HCF कितना निकला हमारे पास 13, ठीक। उनको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर क्या होगा HCF गुणित LCM के। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे और LCM गुणित HCF निकालेंगे। यदि दोनों इक्वल आ जाए मतलब अपना ये सवाल सही है, ठीक। तो अब इस गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF ये अपन को जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ठीक। तो 26 का गुणा यदि 91 में करेंगे, यदि हम लिखें 26 गुणित 91 तो कितना आएगा, एक का गुणा यदि 26 में करेंगे तो 26 ही आएगा। 9 का गुणा 6 में करेंगे 54, 54 की 4 हासिल आई 5, 9 दूनी 18, 5 कितना होता है 23, ठीक, 23। तो कितना आएगा 6 6 23 है नहीं, मतलब 2366 आएगा। कितना आएगा 2366, ये आ गया दो संख्या गुणनफल। अब यदि इनका यदि गुणा करें तो ये भी अगर 2366 आ रहा है तो इसका मतलब ये सही है, अपनी जांच सही हो गई, ठीक। तो क्या लिखेंगे, 13 दूनी 26 की 6 हासिल आई 2, 13 से 3 क्या, 13 104, 104 और 2 कितने हुए 106, 106 की कितनी आएगी 6, कैरी कितनी आएगी 10, 13 एकम 13 और 10 कितने होंगे 23, ठीक। तो ये हो गया हमारी क्या जांच कि उनकी दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के क्या है, बराबर है। इसे अब हम करते हैं इसका प्रश्न दूसरा। क्या लिखा 510 और 92, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। हल, सबसे पहले गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ किससे जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। आगे देखते हैं, 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 पांचे 15, फिर 5 से जाएगा 5 से जाएगा 5 एकम 5, 3 बजे 5 सत्ते 35, फिर कितनी बार जाएगा 17 बार, 17 एकम 17, ये इसके गुणनखंड निकला है। 92 के निकालेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और अब कितने से जाएगा 23 से, 23 एकम 23, ठीक। तो मैंने इससे पहले क्या बताया था कि HCF वो होता है जो दोनों गुणनखंड में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में एक सा हो। तो देखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो हाँ ये 2 तो हो सकता है। यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 यहाँ 3 मतलब नहीं हो सकते। तो इसका HCF कितना आएगा, HCF बराबर हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। तब
तब एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो अभी मैंने बताया था क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किससे होता है, एचसीएफ गुणित एलसीएम की। ठीक, यही होता है। तो हमें एलसीएम निकालना है तो हम एचसीएफ को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारे पास क्या है 510 गुणित कितने हैं 92 बटे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ हम नीचे ले आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। इससे पहले बताया था मैंने, ठीक है। एलसीएफ नीचे आ जाएगा तो एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ है 2, तो इससे अपन को क्या पता चल जाएगा, एलसीएम। ठीक, बराबर के नीचे बराबर, दो से किसी को भी काट दो, दो से हम काट दे रहे इसको, दो चौके 8 और एक बचा के दो छक्का 12। ठीक, अब हम 46 का गुणा करेंगे किसमें, 51 पे। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। 510 गुणित यदि हम 46 करेंगे तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 6 शून्य 0, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, शून्य रहेगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 0 6 4 3 2, 23460। तो कितना आएगा इसका ऐसे 23460, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, जांच। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं लिख लीजिए, 510 गुणित 92 बराबर एचसीएफ हमारे पास कितना है 2 है और एलसीएम कितना निकाले हम 23460 ये निकाले हैं। अब इनका गुणा कर दीजिए, यदि बराबर आ जाए तो अपना सवाल मतलब सही है। तो यदि मैं 510 का गुणा यदि मैं 92 में करूं तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ तो शून्य आ जाएगा, 2 शून्य 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक फिर 9 शून्य 0, 9 एकम 9 और 9 पना 45, कितना आएगा 0 2 9 6 4, मतलब कितना आएगा 46920। ठीक, 46920 आ गया, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 46920। तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल कितना आना चाहिए 46920 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, दो का गुणा यदि शून्य में करेंगे तो शून्य आएगा, दो छक्का कितना 12 की 2 हासिल आए 1, 4 दो चौके 8 और 1 9। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखिए 46920 46920 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो सवाल किया वो क्या है, सही है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसी का प्रश्न तीसरा। सबसे पहले 336 और 54 के क्या निकालेंगे अपन, गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 के और 54 का, ठीक, क्या निकालेंगे, गुणनखंड। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर किससे जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये निकला इसके गुणनखंड। अब 54 के निकालो, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, ठीक, 27 दूनी 54, ठीक है। अब कितने से आएगा 3 से 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ये अपन सबसे पहले क्या निकालिए, गुणनखंड निकालिए। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ क्या होगा, अभी मैंने बताया कि जो दोनों में कॉमन हो उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ तो पहले 2 तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ और कहीं 3 है, हाँ ये 3 है और एक ये 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो अपन दोनों को गुणा करके लिख देंगे तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, यदि 2 जोड़े बन रहे हैं तो जिसके जिसके जोड़े बन रहे हैं उनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तब एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन सी है हमारे पास,
336 गुणित 54 बटे एलसीएम निकालना तो एचसीएफ कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो एचसीएफ नीचे कितना है 6 है। ठीक अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 से यदि काटते हैं तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 बचा 6 छम 36। अब कितना बचा हमारे पास 56 और 54। यदि मैं 56 का गुणा 54 में करूं, ठीक 56 का गुणा 54 में करूं तो कितना आएगा, सॉल्व करके देख ले रहे। 6 चौके 24 की 4 हासिल आई 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 5 6 31 का 0 हासिल आई 3, 5 25 और 3 कितना होता है 28, 4 2 10 3 कितना आ गया 3024। 3024 जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब अपन को करना है जांच की दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर किसके होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल कितनी है 336 गुणित 54, ठीक बराबर एचसीएफ एंड एलसीएफ गुणित एलसीएम। एचसीएफ कितना हमारे पास 6 है और एलसीएम कितना है 3024 है। ठीक चलिए गुणा करते हैं, इसको गुणा ही करना पड़ेगा 54, ठीक 4 6 24 की 4 हासिल आई 2, 4 3 12 2, 14 की 4 हासिल आई 1, 4 3 12 2, 14 की 4 हासिल आई 1, 4 3 12 और 1 13। अब 5 करो 5 6 30 का 0 हासिल आई 3, 5 3 15 3 18 की 8 हासिल आई 1, 5 3 15 और 1 16। तो 4 4 8 3 11 की 1 हासिल आई कैरी 1 और 6 2 8 और 1 कितना आएगा 18 144। 18 144 क्या आ गया इसका दो संख्याओं का गुणनफल 18 144। अब दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 चौके 24 का 4 कैरी 2, 6 दूनी 12 2, 14 की 4 कैरी 1, 6 0 0 1 ही आ जाएगा और 6 3 कितना आ जाएगा 18। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ गया और इसी के ये अपनी क्या हो गई जांच हो गई। चल ठीक है, और इसी के साथ अपना प्रश्न दूसरा होता है समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। प्रश्न तीसरा क्या लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाला था, ठीक। और उसकी सिर्फ हमने जांच की थी। तो यहाँ वहाँ दो संख्या थी, वहाँ कितने दी है 3 संख्या दी है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो वही रहेगी और एचसीएफ निकालने की विधि भी वही रहेगी। और यदि अपन को एचसीएफ पता चल जाएगा तो हम एलसीएम आसानी से बता देंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्या दी है उनको पहले क्या निकाले, उनके पहले हम निकाले अभाज्य गुणनखंड। तो यदि मैं 12 15 और 21 इनके क्या निकालूंगा, अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, ठीक। तो पहले 2 से जाएगा 2 छक्का 12, 2 3 6 और 2 3 एकम 3, 3 से जाएगा 3 5 15 और 5 एकम 5, फिर कितने से आएगा 3 से 3 7 21 और 7 एकम 7। मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ वही संख्या होगी जो इन तीनों फैक्टरों में, इन तीनों गुणनखंडों में क्या हो, कॉमन हो। जो तीनों में एक सा हो वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हल बराबर करके तब से 12 को क्या लिखे अपन, 12 को लिखे हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक। 15 को क्या लिखे हैं, 15 को क्या लिखे हैं 3 गुणित 5 और 21 को अपन कितना लिखे हैं 3 गुणित 7, ठीक। अब इनमें देख लीजिए जो तीनों एक सा हो वो इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तब एचसीएफ बराबर क्या होगा इसका, जो तीनों में, तो देखिए 3 जो होगा तीनों में, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। जो तीनों में होता है, जो तीनों में कॉमन होता है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ मुझे 15 21 12 15 और 21 में कॉमन तीनों में एक सा क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ठीक दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा। तो
हमने इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे? यहाँ हमने इसका एचसीएफ ज्ञात कर लिए, तब इसलिए करके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। कैसे? मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो कृपया कर किसने अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, तो इसका हमने क्या निकाल लिया? एचसीएफ निकाल लिया। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? भाग विधि से निकालते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। 12, 15 और 21 का। ठीक, सबको साथ में लिखेंगे। सबसे पहले सभी में दो का भाग नहीं जा रहा, तो पहले दो, सबसे पहले छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। 2 छक्का 12, 15 में नहीं जा रहा है, 21 में नहीं जा रहा। ठीक, 2 का जा रहा है, 2 3 6, 15 में नहीं जा रहा है, 21 में नहीं जा रहा। ठीक, फिर कितने? 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। ठीक, अब यहाँ कितने जाएगा? पहले 5 का जाएगा, 7 बचेगा और 7 एकम 7, 1 1 और यहाँ कितना आ जाएगा? 1। तो ये हो गया इसका एलसीएम निकालने की विधि। तब इसलिए तब क्या लिखेंगे? तब एलसीएम बराबर कितना निकलेगा? एलसीएम कैसे निकालेंगे? तब 12, 15, 21 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? सभी संख्याओं का जो यहाँ गुणनखंड निकले सभी संख्याओं को कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 इनका गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंचे 60 और 60 सत्ते कितने होते हैं? 420। कितना हो जाएगा? 420। तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ इस तरह से निकालते हैं और एलसीएम इस तरह से निकालते हैं। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं इसी के प्रश्न दूसरे की ओर। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिसको यदि आपको समझ में नहीं आया है तो अपन प्रश्न दूसरा करते हैं, इससे आपको और बेटर अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, दूसरा क्या लिखा है? दूसरा हमारे पास है 17, 23 और 29 यही दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालना? हमें एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अलग अलग करके 23, 29। अब यह ध्यान से देखिए कि 17 जो है, 17, 23, 29 ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। इनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता सिवाय स्वयं के। तो सब इसमें 17 की जाएगा, 17 एकम 17, इसमें 23 का ही जाएगा, 23 एकम 23 और इसमें 29 का ही जाएगा, 29 एकम 29। तब ठीक है 17, तब इसका एचसीएफ क्या आएगा? जब किसी संख्या के गुणनखंड नहीं निकलते या फिर कोई एक दूसरे से मैच नहीं खाते, जैसे 17 इसमें, 23 इसमें, 29 इसमें, इनमें सब क्या है? अलग अलग संख्या है, तो उनका हमेशा एचसीएफ 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जैसे अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा। आप तीनों में देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में 1 सी हो, नहीं है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो? यदि किसी भी संख्या में, यदि तीनों संख्या में यदि 1 सी संख्या ना हो में, तो वहां पर एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो एचसीएफ यहाँ इसका कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक, एचसीएफ 1 हो गया। तब एलसीएम कैसे निकालते हैं? तीनों को इकट्ठा लिखकर। कैसे? 17, 23 और 29। ठीक, अब देखिए 17 का तो एक ही बार जाएगा, 23 में नहीं जाता, 29 में नहीं जाता। ठीक, फिर इसके बाद 23 का जाएगा एक बार, 29 में नहीं जाता। फिर 29 का जाएगा 1 1 1। तब क्या लिखेंगे? इसलिए 17, 23 व 29 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बराबर तीनों को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 17
गुणित 23 गुणित 29। ठीक, तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो 17 3 51 की 1 हासिल आई 5, 17 दूनी 34, 34 से 5 कितना होता है 39। ये दो संख्या का हो गया। अब हम करेंगे 29 का गुणा। 9 एकम 9 9 में 81, 1 हासिल आई 8, 9 3 27, 27 8 कितना होता है 25। 27 और 8 हमारे पास 25 होता है। 27 9 3 27, 27 और 8 हमारे पास 35 होता है, सॉरी 35। ठीक, 35 लिख दिए। अब 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 कितना 7, तो 9 3 8 5 13 की 3 हासिल आई 1, 7 3 10 11। तो इसका एलसीएम जो है कितना आ जाएगा 11,339। ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ठीक, ये हो गया अपना प्रश्न दूसरा कंप्लीट। उम्मीद है आपको और अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न तीसरा। क्या दिया है प्रश्न तीसरा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब अपन करते हैं प्रश्न तीसरा। तीसरे में हमें क्या दिया है, तीसरे में हमें दिया है कितना कि 8 9 और 25, 8 9 25 का अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वही विधि अपनाएंगे। सबसे पहले 8 के गुणनखंड, फिर 9 के गुणनखंड, फिर 25 के गुणनखंड। इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं है कि अपन उसको और भी आसान कर सके। बस आप गुणनखंड निकालिए, 2 के निकालिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ निकालेंगे 3 तिरे का 9, 3 एकम 3। यहाँ निकालेंगे 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ बराबर, देखिए मैंने क्या बताया था, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ देखिए 2 किसी में नहीं है, 3 भी किसी में नहीं है, 5 भी किसी में नहीं है। ठीक, तो यदि कोई भी संख्या में यदि कोई चीज कॉमन नहीं आती तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसका एचसीएफ कितना 8 9 25 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकाल लिए। तब एलसीएम कैसे निकालते हैं, विभाग विधि द्वारा। 8 9 और 25। ठीक है, सबसे पहले 2 से 2 चौके 8, 9 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाता। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाता, 25 में नहीं जाता। आगे देखिए 2 एकम 2, 9 में नहीं जाता, 25 में नहीं जाता। फिर आगे अब 3 से जाएगा, 3 तिरे का 9 और 25। ठीक, इसके बाद 3 एकम 3, 25 में नहीं जाता। इसके बाद 1 1 पचम 25 और एक बार और जाएगा 5 एकम 5। ये तब लिखोगे, तब मैं इसका यहां से लिख रहा हूं, तब क्या लिखोगे, तब 2 8 व 25 का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम तीनों ये वाले जो भी अपने को गुणनखंड मिले हैं इनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 2 गुणित एलसीएम बराबर 2 गुणित 2। ठीक, गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 5। इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हमें 2 8 25 का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक, 8 3 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, 24 हो गया तो यहाँ 24 लिख दिए। 8 3 24, 5 3 15, 15 पना 75, 15 पना 75 आ गया। ठीक, अब या फिर इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि मैं 5 दूनी 10 करूं, 5 दूनी 10, तो 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 600 और 600 तिया कितना होता है 900। राइट, एक बार और करके देख रहे हैं। यदि इसको देखो 55 25, यदि 25 का गुणा मैं 2 में करूं तो कितना आएगा 25 को 2 में करूंगा तो कितना आएगा 50। 50 का गुणा यदि मैं 2 में करूं तो 50 दूनी 100, 100 का गुणा यदि मैं 2 में करूं
तो 100 दूनी 200, 200 को यदि मैं 3 में करूं तो 3 दूनी 6, कितना आएगा 600, और 600 को यदि मैं 3 में करूं तो 6 तिया 18, कितना आएगा 1800। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा प्रश्न तीसरा समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न चौथे की ओर। चलिए अब हम करते हैं इस प्रश्नावली का प्रश्न चौथा। क्या लिखा है, एचसीएफ 306, एचसीएफ 306 657 ये संख्याएं दी हैं, बराबर 9 दिया है। तब अपन को इन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो इससे पहले हमने सवाल किए थे, लिखोगे क्या, हल दिया है, क्या दिया है अपन को, तो गिवन है क्या है, एचसीएफ 306 और 657, या फिर ऐसे नहीं लिख के, ये तो क्वेश्चन में है, अपन लिखते हैं। देखो दिया है, क्या दिया है, 306 व 657 का एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 9 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक, तो यदि हमें एचसीएफ पता है और दो संख्याएं पता है तो अपन एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। इससे पहले भी हमने निकाला है, तो इसलिए तब करके लिखना, तब एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, यही होता है। ठीक, तो दो संख्या कितनी है, कौन सी है, 306 गुणित 657 बटे 9। ठीक, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या पता चल जाएगा, एलसीएम पता चल जाएगा। ठीक, तो 9 से काट देंगे, 9 × 27, 9 × कितना आएगा 27 आएगा, और 3 बचेगा तो 9 चौके 36। अब यदि मैं 34 का गुणा 657 में करता हूं तो मेरे पास, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, 22,338 आता है, 22,338 आएगा, और ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक, ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसी के साथ ये अपना प्रश्न चौथा होता है समाप्त। अब देखते हैं प्रश्न छठवां। प्रश्न छठवां में क्या दिया है, अब इसको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न छठवें की ओर। प्रश्न पांचवा, इसमें सिर्फ अपन को जांच करना है और सिर्फ बताना है। क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n, क्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो एक बात बताइए, कॉमन सी चीजें हैं, 6 की घात n लिखा है और n लिखा है, एक प्राकृत संख्या है। तो एक बात बताइए, जो प्राकृत संख्या जो होती है अपनी 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती है ना। तो एक बात बताइए कि जब n जो 6 की घात n लगा है, जब n प्राकृत संख्या है तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम n की जगह क्या रख सकते हैं, n की जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो कुछ ना कुछ संख्याएं आएंगी। ठीक, तो क्या लेगा 6 के, और n 0 पर समाप्त तब होगा जब वो एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन n हमें यहाँ क्या दिया, प्राकृत संख्या दिया है। तो क्या पूछा है कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लिखेंगे नहीं, 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। बस इसमें इतना ही बताना था। इसलिए क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न छठवें की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न छठवां। क्या लिखा, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, मैंने बताया था भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वे होती है जो जिसमें स्वयं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि भाज्य एक्चुअल में है तो पर क्यों है। ठीक, तो देखिए क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 7 × 11 × 13 + 13 +13
बराबर, यदि हम यहाँ से यदि हम यहाँ से 13 कॉमन ले लें, यदि मैं यहाँ से 13 बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 7 गुणित 1 प्लस 1, ये बनेगा 13 गुणित 11 सत्ते 77 और ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। कैसे तोड़ सकते हैं 13 गुणित 13 6 कितना हो गया 78 हो गया। अब एक बात बताइए, जो 78 है वो पूर्ण से एक भाज्य संख्या है ना। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि इनमें क्योंकि ये एक वो स्वयं किसी अन्य संख्या से विभाजित है, इसलिए ये 78 क्या है एक भाज्य संख्या है। ठीक, 78 क्या भाज्य संख्या और इनके क्या फैक्टर 13 गुणित 6, ये क्या है इनके फैक्टर है, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। ठीक, क्या लिखेंगे भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य है, इसलिए क्या है ये जो संख्या ये भाज्य संख्या है। अब देखिए तथा आगे क्या दिया है, इसके तथा करके लिखना। आगे क्या दिया है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। यदि मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूं, यदि मैं बाहर ले लूं तो कितना बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1, ये बचेगा। 5 बाहर लेकर लिखा रहने दीजिए। अब देखना इन सब का यदि गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1008 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। प्लस 1 लिखा, प्लस 1 लिख दीजिए। 5 गुणित यहाँ कुछ नहीं मतलब गुणा है, यहाँ कितना आ जाएगा 1 जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा। अब एक बात बताइए 1009 क्या संख्याओं से विभाजित है? हाँ है। किसी अन्य संख्या से भी विभाजित। 5 गुणित 1009 ये संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या है विभाजित है, इसलिए यह क्या है भाज्य संख्या है। तो क्या लिखोगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि यह 2 या 2 से क्योंकि यह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। अधिक संख्याओं से क्या है विभाजित है, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। ठीक, इसी के साथ अपना होता है प्रश्न 6वां समाप्त। अब हम करते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न 7वां बहुत बड़ा है, उसको बोर्ड में लिखना पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़े दे रहा हूं। क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार क्या है पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले हल लिख कर लिखना। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। ठीक, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्या लिखोगे, तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे। ठीक, पुनः स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक वृत्ताकार ग्राउंड है, उसमें सोनिया और रवि क्या करते हैं चक्कर लगा रहे हैं। वो भी किस दिशा में, एक ही दिशा में क्या चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया को उस ग्राउंड का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। यदि वो एक साथ और एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसके लिए
कितने समय बाद मिलेंगे, इसके लिए हम उनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तब क्या लिखेंगे, 18 व 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही वाली भाग विधि, 18 और 12, 2 नाम 18 तो छक्का 12, 3 2 का 9 में नहीं जा रहा, 2 3 6, अब 3 का जाएगा तो 3 3 का 9, 3 एकम 3। ठीक, अब 3 एकम 3, तब क्या कैसे निकालेंगे, तब 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा इसका, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 बनने से 12 3 36 मिनट। ठीक, तो क्या लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी सवाल के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 होती है समाप्त। अब हम मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।